अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। In the previous lectures, we have studied the concept of inflation and unemployment. We have studied their definition, measurement, types in the previous lectures. Today, we are going to start another economic problem, that is business cycle theory. Previously discussed theories in inflation, like measurement of inflation, types of inflation, same way में unemployment, measurement and types of unemployment. It is another economic problem, that is business cycle theory. This business cycle theory basically consists of economic fluctuations. जब भी इकोनॉमी ग्रोथ पैटर्न पे रन होती है, ग्रो करती है, तब उससे फ्लक्चुएशंस का, इंस्टेबिलिटीज का जो है वो सामना करना पड़ता है। उन फ्लक्चुएशंस को या इंस्टेबिलिटीज को हम जो है वो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस और बिजनेस साइकिल इंस्टेबिलिटीज बोलते हैं। जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो उनको उसको ये फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ता है। दीज फ्लक्चुएशंस आर नेम्ड एज अ बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस एंड देयर आर 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। फर्स्ट वन इज पीक और बूम, सबसे ऊपर वाला फेज है, आइडियल फेज है पीक और बूम। सेकंड वन इज रिसेशन। रिसेशन ये वो पीरियड है जब इकोनॉमी आपकी बूम से डिप्रेशन की तरफ डाउनवर्ड जा रही होती है। एंड थर्ड वन इज डिप्रेशन, which is the extreme condition of recession. And the fourth one is recovery, when your economy is moving from depression towards the peak or boom period. This is named as recovery. So these are the 4 phases of business cycle. किसी भी फेज का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, और ऑब्वियसली इकोनॉमी तो चाहती है कि वो पीक और बूम मीन सबसे पहले फेज में ही रहे, पीक पे रहे, बूम पे रहे। तो वो अगर किसी भी और फेज में होगी तो वो डायरेक्टली उसकी कोशिश होगी कि वो बूम में किसी ना किसी तरीके से बूम में और या बूम और पीक में पहुंच जाए। और ऑब्वियसली उसके लिए डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अडॉप्ट कर रही होगी इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए। फ्लक्चुएशन से बचना चाहती है और पीक और बूम पे इकोनॉमी रहना चाहती है। उसके लिए ऑब्वियसली पॉलिसीज अडॉप्ट करती है। अगर पॉलिसीज अडॉप्ट ना करे तो फिर ये है वो इसे ये फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ेगा। अगर पॉलिसीज अडॉप्ट ना करे या सूटेबल पॉलिसी ना बैठे तो उस केस में जो है फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ सकता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये ग्रोथ ट्रेंड को जाहिर कर रही है। जब इकोनॉमी ग्रोथ ट्रेंड पे हो तो फ्लक्चुएशंस जो है वो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस कहलाएंगी, जिसमें फर्स्ट अपर फेज जो है वो पीक कहलाता है, डाउनवर्ड फेज जो है वो रिसेशन कहलाता है, और जो मिनिमम पॉइंट पे जो फेज है वो ट्रफ कहलाता है या डिप्रेशन कहलाता है। और अगेन जो अपवर्ड मूविंग फेज है वो बहाली वाला फेज है वो एक्सपेंशन और रिकवरी कहलाता है। सो ये बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन है। हम इसकी एग्जांपल्स भी लेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो इन फ्लक्चुएशन में फंसती है। सो लेट्स स्टडी द characteristics of business cycle fluctuations. हमारा मेजर फोकस जो है वो मेजर ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर रहेगा। हम इसकी करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करते वक्त जिन वेरिएबल्स को बेसिकली टारगेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वो उनमें इन्फ्लेशन है, मीन्स प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसके अलावा जीडीपी। इन वेरिएबल्स को हम जो है वो टारगेट करेंगे इन एक्सप्लेनिंग
The characteristics of various phases of business cycle. First one is peak or boom. When price level is likely to rise. When price level is likely to rise. ये वो पीरियड है जिसमें ये एक आइडियल पीरियड है जिसमें हर इकोनॉमी जो है वो रहना चाहती है जिस पीरियड में ये एक आइडियल पीरियड है व्हेन बिजनेस एक्टिविटी इज मैक्सिमम व्हेन बिजनेस एक्टिविटी इज मैक्सिमम price level is likely to rise actual GDP is equal to the potential GDP means that all the resources are fully employed by the economy all the resources are fully employed by the economy means that there is no cyclical unemployment there is no cyclical unemployment actual GDP is equal to the potential GDP means the economy is producing according to its potential there is no GDP gap इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस कर रही है इसका यह है कि मतलब नहीं है कि आपकी जीडीपी इंक्रीज नहीं कर रही इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो है वो प्रोड्यूस कर रही है आपकी पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी दोनों इक्वल है जीडीपी गैप जीरो है अगर पोटेंशियल जीडीपी बढ़ रही है साथ एक्चुअल जीडीपी दोनों बढ़ रही हैं so this is an ideal condition when business activity is maximum price level is likely to rise there is full employment in the economy and actual GDP is equal to the potential GDP. So second phase of business cycle is recession. जब इकोनॉमी बूम से जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है सो दिस इज रिसेशन पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं देन हम देखते हैं कि इकोनॉमी जो है वो बूम से रिसेशन में मूव क्यों करती है कैसे करती है The characteristics of recession phase is price level is likely to decline, unemployment starts to rise, GDP starts to decline, नेगेटिव जीडीपी गैप प्राइस लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है मीन और ऑब्वियसली ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होना शुरू हो जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होना शुरू हो जाता है जिससे एक्चुअल जीडीपी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है so actual GDP is lesser than the potential GDP obviously it will create negative GDP gap and finally GDP starts to decline so these are the characteristics of recession now question arises here is that कि इकोनॉमी जो है वो बूम एक आइडियल पीरियड से रिसेशन की तरफ क्यों मूव करेगी ऑब्वियसली अपनी मर्जी से मूव कोई भी इकोनॉमी अपनी मर्जी से जो है वो बूम से रिसेशन की तरफ मूव नहीं करेगी सो इसकी जो मेजर रीजन है दैट इज ओवर प्रोडक्शन मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल देता हूं देखें एक फर्म है वो जो कुछ एक्सपेक्ट करके प्रोड्यूस करती है क्या वो सारे का सारा सेल हो जाता है वो सारे का सारा मार्केट में सेल नहीं होता कुछ अनप्लैंड इन्वेंटरीज बच जाती हैं ओवर प्रोडक्शन ऑब्वियसली कुछ अनप्लैंड इन्वेंटरीज बच जाती हैं तो जितनी वो अनप्लैंड इन्वेंटरीज बच जाती हैं जितनी भी ठीक है उतना फर्म जो है वो नेक्स्ट ईयर कम प्रोड्यूस करेगी और जितना फर्म नेक्स्ट ईयर कम प्रोड्यूस करेगी उतने ही रिसोर्स उसको अनएम्प्लॉयड करने पड़ेंगे तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता आपको ये रिसेशन की तरफ लेके जाएगी ओवर प्रोडक्शन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी यूएसए में वीट प्रोड्यूस होती है
मिलियंस ऑफ टन जो है वो ओवर प्रोडक्शन होती है वीट। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। ओनली 1% ऑफ लेबर फोर्स इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट स्टिल प्रोड्यूसिंग millions of ton extra output in wheat. तो जब इतनी ओवर प्रोडक्शन होती है तो प्राइस, अगर इफ गवर्नमेंट डज नॉट अप्लाई एनी इकोनॉमिक पॉलिसी, तो जब इतनी ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगी तो उसकी वीट की प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगी। जब वीट की प्राइस डाउन होगी फार्मर को लॉस होगा। फार्मर विल नेवर प्रोड्यूस द वीट इन द नेक्स्ट ईयर। फार्मर वीट नहीं प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर वीट शॉर्टेज होगी, प्राइस जो है वो फिर हाई हो जाएगी। शॉर्टेज हुई, प्राइस हाई होगी। जो प्राइस हाई होगी फार्मर को फिर जो है वो गेन नजर आएगा, प्रॉफिट नजर आएगा। फार्मर नेक्स्ट ईयर फिर प्रोड्यूस करेगा और फिर ओवर प्रोडक्शन होगी, फिर प्राइस डाउन होगी। अब देखिए किस तरीके से प्राइस लेवल में और प्रोडक्शन लेवल में जो है वो फ्लक्चुएशन आ गई। अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट में भी किस तरीके से फ्लक्चुएशन आ गई ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। अब वो अलग बात है, ऐसा होता नहीं है। वो पॉलिसी एक डेवलप कंट्री है, डेवलप इकोनॉमी है, सूटेबल पॉलिसी अडॉप्ट करता है, वो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। सारी की सारी वीट जो है वो गवर्नमेंट परचेज कर लेती है एट रीजनेबल प्राइस, एट सपोर्ट प्राइस, जिस पे फार्मर को लॉस ना हो। और फिर वो जितनी इंडस्ट्रीज में सेल होती है, करनी होती है, वो कर देते हैं, बाकी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो पॉलिसी अडॉप्ट करके इन फ्लक्चुएशन से ऑब्वियसली बचा जा सकता है। लेकिन अगर पॉलिसी अडॉप्ट ना की जाए तो आपने देख सकते हैं कि किस तरीके से बूम से जो है वो रिसेशन में मूवमेंट होती है। ये इट इज ड्यू टू बेसिकली इंक्रीज इन ओवर प्रोडक्शन। सो द थर्ड फेज ऑफ बिजनेस साइकिल is depression. It is extreme depression or trough. It is an extreme form of recession. Obviously अगर इकोनॉमी रिसेशन में रहती है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। जैसे 1929 से 1933 तक जो है वो ग्रेट डिप्रेशन आया था इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, when millions of people are wandering in the street of New York and you can say that in London in search of job but fail to get job. There is a huge decrease in the prices, but nobody wants to purchase goods and services because they have no money, they have no income, they have no job. So that is the condition of depression. जब प्राइस लेवल मिनिमम लोएस्ट लेवल पे होता है, डिफ्लेशन होता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट इज मैक्सिमम। प्राइस लेवल कम होने के बावजूद एग्रीगेट डिमांड कम होती है, एक्सपेंडिचर कम हो रहे होते हैं, लोगों के पास इनकम ही नहीं होती तो वो कहाँ से परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी एट देयर लोएस्ट लेवल। सो दीज आर द कंडीशन ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन पीरियड। अगर रिसेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता तो अल्टीमेटली वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल कर लिए जाए तो ऑब्वियसली वो आप दोबारा बूम पे आ सकते हैं। जैसे 2008-9 में यूनाइटेड किंगडम में रिसेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, उन्होंने सूटेबल पॉलिसीज अडॉप्ट की, ठीक है, और वो दोबारा बूम पे चले गए बजाय डिप्रेशन पे आने के। तो ऑब्वियसली अगर डिप्रेशन में आते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं एक टाइम लिमिट के लिए, तो उससे निकलने में के लिए भी आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज आप कह लें कि डिफिकल्ट प्रोसीजर है। So the characteristics of recovery are: price level is likely to rise again, starts employment generation, GDP starts to rise again. But how economy can move from depression to recovery side? डिप्रेशन में इकोनॉमी आपकी स्टक होकर रह जाती है।
फिर ह्यूज पुशअप की ज़रूरत पड़ती है रिकवरी की तरफ जाने के लिए। जैसे 1929 से 1933 तक ग्रेट डिप्रेशन आया था, और उसके बाद फिर जो इसका सोल्यूशन था उसको निकाला गया था बेसिकली। उसमें ये था कि एग्रीगेट डिमांड जनरेट की गई थी, किसी भी तरीके से एग्रीगेट डिमांड जनरेट करें। उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्रीज कर सकती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्रीज कर सकती है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, लाइक एहसास प्रोग्राम, या व्हाट्सएवर इस तरह की पॉलिसी। लोगों के पास पैसा है, जब लोगों के पास पैसा आएगा दे विल बाय गुड्स एंड सर्विसेज। So when they buy goods and services, firms need to produce more of that goods and services, and they will hire labor or other factors of production. So एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, जीडीपी इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से रिकवरी की तरफ हम जो है वो चल पड़ेंगे। सो दीज आर द 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल। बेसिकली ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, एक इकोनॉमिक सर्कल्स हैं, इकोनॉमीज इनसे अवॉइड करती हैं कि इन फ्लक्चुएशन से में जो है ना फंसा जाए, इससे बचा जाए। बट ऑब्वियसली पीक और बूम पीरियड में रहना प्रेफर करती हैं और चाहती हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करें कि हम जो है वो पीक और बूम पीरियड की तरफ जा सकें। दिस इज द सोर्स ऑफ टुडेज लेक्चर, चैप्टर नंबर 26, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। जी स्टूडेंट्स कोई कम्प्लीमेंट दे, मुझे पता चले मौजूद हैं, सुन रहे हैं मेरी बात। यहाँ तक किसी का यस कोई सर। क्वेश्चन है? ऑल राइट, नो सर, क्वेश्चन नहीं है कुछ। ऑल राइट। यहाँ तक हमने 3 तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस की हैं। Now let's see how economies can stabilize, how economies can stabilize the economy, or how we can avoid by these economic problems or to control these economic problems. These are obviously named as the stabilization policies. There are 2 types of stabilization policies in order to stabilize the economy or in order to control the economic problems. First one is fiscal policy and second one is monetary policy. Fiscal policy is implemented by the government, while fiscal policy is implemented by the central bank. Let's discuss both policies in detail. First one is fiscal policy, which is implemented by the government. There are certain objectives of fiscal policy, like to control inflation or deflation, obviously to generate employment opportunities, to reduce income inequality. Income inequality means unequal distribution of wealth, to increase GDP. These are the possible objectives basically. These are the possible objectives कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कोई सा एक। ऑब्वियसली जब हम एक वक्त में फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही होती है तो वो अपना एक जो है वो ऑब्जेक्टिव रखती है, किसी एक वेरिएबल को टारगेट कर रही होती है कि इस साल हमने जो है ये अचीव करना है। ऑब्वियसली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, तो जो उस वक्त ज़रूरत की रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़्यादा ज़रूरत होती है जिस वेरिएबल पे फोकस करने की, उसी पे किया जाता है। डिबेट होती है ऑब्वियसली और डिसाइड किया जाता है कि इस साल जो है हम जो है वो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं या हम एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी को टारगेट करना चाहते हैं। तो एक या दो जो है वो इस तरह के वेरिएबल्स को एक वक्त में टारगेट किया जा सकता है।
तो ये नहीं है कि हम एक वक्त में हम कहें कि 5-6 ऑब्जेक्टिव अचीव करें, इट इज़ इम्पॉसिबल। और तो वो अगर 5-6 ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होंगे तो वो एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। सो इट इज़ बेटर कि हमने एक वेरिएबल को टारगेट रखा हो कि हमने ये काम अचीव करना है। तो ऐसा ही होता है कि एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, एक वेरिएबल को टारगेट किया जाता है। सो दीज आर द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव यू कैन से। देयर आर टू टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सेकंड वन इज टैक्सेस। There are two tools of fiscal policy. First one is government spending and second one is taxes. ये वही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जीडीपी का डिटर्मिनेंट y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ये जी वही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और दूसरा है टैक्सेस। जैसे बजट बनता है, गवर्नमेंट का यही काम है कि वो आप लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, फिर आप लोगों पे स्पेंडिंग कर देती है। जब बजट बनाती है वो बता देती है कि ये सोर्सेज है रेवेन्यू के, यहाँ से हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे टैक्सेस, और यहाँ पे हमारी स्पेंडिंग होगी, इतने % हमें जो है वो हेल्थ पे स्पेंड करेंगे, इतने % एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इतने हो गए एंड सो ऑन। तो ये दो टूल्स हैं फिजिकल पॉलिसी के, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। And there are two types of fiscal policy: expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy. With the name, it is visible that in expansionary fiscal policy economy जो है वो expand होती है और expand करने की जरूरत होती है, और contractionary fiscal policy में हम economy को contract कर रहे होते हैं। Let's take an example के कौन सी condition में कौन सी fiscal policy use करनी चाहिए। Let's suppose कि इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव जो है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। लेट्स सपोज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और फिस्कल पॉलिसी के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्वांटिटी ऑफ मनी में इजाफा होता है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा होता है और वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर चुकी होती है। तो लोगों से पैसा कंट्रोल करने की जरूरत होती है, कम करने की जरूरत होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई कम करने की जरूरत होती है। सो उसके लिए कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी, जो इकोनॉमी को कंट्रैक्ट करेगी, लोगों से पैसा जो है वापस गवर्नमेंट की तरफ जाएगा और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो सकेगा। तो उसके लिए कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सूटेबल रहेगी। इसी तरह अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इजाफा करना चाहते हैं, ये जीडीपी में इजाफा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जाएगी, जिसमें इकोनॉमी एक्सपैंड हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इजाफा हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इजाफा हो और अल्टीमेटली जीडीपी में इजाफा हो। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और एग्जांपल के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस सिचुएशन में जो है वो कौन सी पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जाए। नाउ लेट्स सी के टूल्स जो हमने स्टडी किए हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में या कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अल्टीमेटली। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर अडॉप्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाहती है, ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग का टूल है तो उसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा कर देगी। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा करेगी तो लोगों में ज्यादा पैसा ट्रांसफर होगा ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा करेगी तो लोगों में ज्यादा पैसा ट्रांसफर होगा। सो दिस इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। या फिर टैक्सेस में कमी कर देगी, तो ऑब्वियसली टैक्सेस में कमी करने से भी लोगों में ज्यादा पैसा ही रहेगा, ये भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहलाएगी। या एट द सेम टाइम ये दोनों अप्लाई कर दे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा कर दे और टैक्सेस में कमी कर दे, ठीक है, तो ये भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ही कहलाएगी। इज देयर एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। इन द एक्सपेंशनरी नो सर। फिस्कल पॉलिसी, अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपने टूल्स को कैसे यूज करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देगी, इस तरीके से लोगों में ज्यादा पैसा ट्रांसफर होगा, या टैक्सेस में कमी कर देगी, इस तरीके से भी लोगों में ज्यादा पैसा ट्रांसफर होगा, या दोनों को इकट्ठा अप्लाई कर देगी। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की एग्जांपल है कि किस तरीके से टूल्स को यूज किया जाता है। सेकंड वन इज कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी,
अगर गवर्नमेंट जो है वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहती है, इकोनॉमी को कंट्रैक्ट करना चाहती है, तो वो अपने टूल्स को कैसे यूज करेगी? तो वो अपने टूल्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज कर देगी। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करेगी तो लोगों में कम पैसा ट्रांसफर होगा। दिस इज कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। या गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, ऑब्वियसली उस केस में भी जो है वो टैक्सेस बढ़ा देगी, उस केस में भी जो है वो लोगों के पास पैसा कम होगा, ज्यादा पैसा तो गवर्नमेंट की तरफ आएगा। या दोनों को एट द सेम टाइम अप्लाई कर दे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज कर दे और टैक्सेस इंक्रीज कर दे। सो दीज आर द केसेस ऑफ कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज कर देगी या टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी, या दोनों इकट्ठे एट द सेम टाइम जो है वो अप्लाई कर देगी। इस तरीके से जो है वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है। इज देयर एनी क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। सर ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कौन सी है? ये जब डिप्रेशन में होती है तभी अप्लाई की जाती है? कंट्रैक्शनरी नहीं बेटा, कंट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी तब अप्लाई की जाएगी अगर आप डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन में क्योंकि प्राइस लेवल डाउन हो चुका होता है, डिप्रेशन में प्राइस लेवल डाउन हो चुका होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। यस सर। तो उस वक्त इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की जरूरत होती है। तो उस केस में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जानी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा किया जाए या फिर टैक्सेस में कमी की जाए, या दोनों इकट्ठे अप्लाई कर दी जाए। एक्सपेंशनरी सूटेबल रहेगी। दिस वन ऑन योर स्क्रीन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा कर दी जाए या टैक्सेस में कमी कर दी जाए, वो ज्यादा सूटेबल रहेगी डिप्रेशन की कंडीशन में, ताकि लोगों में पैसा आए, लोग एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इजाफा हो, जीडीपी में इजाफा हो। एक्सपेंशनरी तब जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगी। यहाँ पे देखें, जब इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीज इन टैक्सेस इकट्ठा जब अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके ध्यान में क्वेश्चन आता है कि ये कैसे है कि टैक्सेस कम कर दे गवर्नमेंट और जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दे। इसके टूल्स हैं, ऑब्वियसली कैसे करेगी? देखें, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस आपस में इक्वल हो तो वो बैलेंस बजट कहलाता है। लगता ना कि कैसे पॉसिबल है ये, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा टैक्सेस कम। तो when government spending is equal to taxes, this is balanced budget, and when taxes are greater than government spending, this is surplus budget. This is surplus budget. And when government spending is greater than taxes, this is budget deficit. और हमारा 50-60 सालों से जो है वो डेफिसिट बजट ही बन रहा है। When government spending is greater than taxes, this is budget deficit. तो वो जो बाकी डिफरेंस बच जाता है वो कहाँ से आएगा? वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के जरिए आएगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग के जरिए, इंटरनल लोन लेंगे या नए नोट इशू करेंगे, ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के जरिए आएगा। However, वो डिपेंड करता है, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट्स इन्फ्लेशन, होपफुली इट विल क्रिएट्स इन्फ्लेशन, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है अब ये थ्योरेटिकली अब स्टडी किया हमने, अब इसकी मैं थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके ज़हन में क्वेश्चन जरूर रेज होता है, ज़हन में क्वेश्चन रेज होता है। मैं उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो है मैं थोड़ा सा इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। देखें, ये थ्योरेटिकली लिखी हुई है आपके सामने कि एक्सपेंशनरी क्या होता है, कंट्रैक्शनरी क्या होता है। असल मकसद है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ये तो नहीं मकसद कि आप एक्सपेंशनरी यूज कर रहे हैं या कंट्रैक्शनरी यूज कर रहे हैं पॉलिसी। मकसद तो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव सेट किया है, हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, चाहे इनका कॉम्बिनेशन यूज करें, चाहे इन दोनों पॉलिसी का कॉम्बिनेशन यूज हो, हमें इससे नहीं है। हमें तो है कि हमने ये वाला ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव सेट किया है हमने, पाकिस्तान ने या किसी भी इकोनॉमी ने, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को रिड्यूस करना है।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि पुअर जो है वो ज्यादा पुअर है, रिच जो है वो ज्यादा रिच है। तो उस चीज को हम ओवरकम करना चाहते हैं, ये हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है। तो उसके लिए पॉलिसी लेट्स बहुत अडॉप्ट किया है, टूल्स को यूज कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस को भी बढ़ा रहे हैं। अब एक टूल जो है अब वो ये एक्सपेंशनरी भी है, कंट्रैक्शनरी भी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस को भी बढ़ा रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंशनरी एंड कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? हम टैक्सेस इसलिए बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस हम जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस, इनकम टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं बेसिकली, ताकि जो रिच पीपल हैं उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सके, पुअर से कम कलेक्ट किया जाए, रिच से ज्यादा किया जाए। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसलिए बढ़ा रहे हैं, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेसिकली हम पुअर पीपल पर बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि पुअर एज कम्पेयर टू द रिच वंस, ताकि जो गरीब नीचे वाले लोग हैं उन पे ज्यादा स्पेंडिंग की जा सके, उनमें ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया जा सके, ताकि पुअर और रिच का जो गैप है उसको रिड्यूस किया जा सके। ये टारगेट है। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर दिया। सो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो और एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं तो मे भी कोई दूसरे वेरिएबल एडवर्स जा रहे हैं, ऐसा होता है। अब अगर जीडीपी हम बढ़ाना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, बट इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन एज वेल, ये इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो वो फिर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको इसकी एप्लीकेशन समझा सकूं, कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं नहीं भी पूछ रहे तो मैं ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो आपको बता सकूं। ऑलराइट स्टूडेंट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? और नो सर, समझ लगी। ऑलराइट।